आलंच पाहिजे मराठी. क्यों मराठी आना चाहिए भाई? आलंच पाहिजे मराठी. किधर लिखा हुआ है? तुम्ही मला टच करू नका. कहाँ पे लिखा हुआ है? टच करू नका मॅडम. कहाँ लिखा है मराठी? तुम्ही टच करू नका मॅडम. नहीं सकते। अरे सर आपको जो करना कर लीजिए. नाव काय तुझं? मला तू सांगणार कोण हिंदीत बोल. अरे मला सांगणार कोण तू हिंदीत बोल. मराठी नहीं आती तो मैं कैसे बोलूं? हिंदी ही बोलेंगे. मराठीत बोला. नहीं बोलते. मराठीत बोला. डाल सोशल मीडिया पे डालो. नाही नाव सांगून You are at India. আপনারা সবাই যাবেন. West Bengal is a part of India. You must be learning আপনারা বলুন Hindi. আপনারা. एक आदमी रिलायंस के शोरूम पहुंचता है और वहां काम करने वाली लड़की से महज इसलिए बहस करने लगता है कि उसे मराठी क्यों नहीं आती। वो आदमी कहता है अगर तुम महाराष्ट्र में काम करती हो तो तुम्हें मराठी आना जरूरी है। ऐसी ही एक स्टोरी और है जहाँ एक साइकिलिस्ट होता है जो पूरे भारत की यात्रा पर निकला था। उसने कहा मुझे हर राज्य में खाना मिला और रहने के लिए ठिकाना भी मिला, लेकिन जब मैं तमिलनाडु गया तो वहाँ कोई मुझे एक जगह बैठने तक की जगह नहीं दे रहा था। Today is my first day in Tamil Nadu, and let me tell you that I'm facing lots of new challenges which I have not faced in Kerala and in any other state of India. The challenge in Tamil Nadu is they neither understand Hindi nor English, only Tamil. और अब तीसरी घटना ऐसी हुई जो खुद मेरे साथ घटी है। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन जब मैं अपने काम के सिलसिले में कुछ महीने रहने के लिए हैदराबाद गई तो वहाँ मुझे एक किराए का कमरा ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। बस परेशानी ये थी कि मैं एक हिंदी भाषी राज्य से आती हूँ। मैं जब हैदराबाद घूमने के लिए निकली तो बस कंडक्टर ने मुझे और मेरे दोस्त को महज इसलिए आधे रास्ते में उतार दिया क्योंकि मैं हिंदी भाषा बोल रही थी। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा होगा, लेकिन जनाब ये सच है। अगर आप भी आज के समय साउथ के किसी राज्य में जाते हैं और आप हिंदी भाषी हैं तो आपके साथ भी इस तरह का अछूत व्यवहार हो सकता है। हिंदी भाषा के साथ साउथ के राज्यों की नफरत सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि अंदर तक भरी हुई है। इन प्रदेशों में कई लोग हिंदी जानते हैं लेकिन बोलते इसलिए नहीं क्योंकि वो कभी हिंदी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ये अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करते हैं, हिंदी राज्यों से पैसा भी कमाते हैं, लेकिन ये हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये भी उठता है कि अचानक ये बात कहां से उठ गई? तो इसकी वजह है मोदी सरकार और तमिलनाडु में डीएमके के बीच बढ़ती तमिल और हिंदी भाषा की लड़ाई। ये भाषा की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। जी हाँ, केंद्र से एमके स्टालिन सरकार महज इसलिए लड़ रही है क्योंकि केंद्र ने हिंदी और इंग्लिश के साथ स्कूलों में हिंदी सिखाने का फॉर्मूला ला दिया है। बस फिर क्या था, तमिलनाडु में फिर पुराना हिंदी विरोध शुरू हो गया। ये इस हद तक आ गया है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने 2025-26 के स्टेट बजट में रुपए का सिंबल तमिल सिंबल से रिप्लेस कर दिया। ये तमिल लिपि का अक्षर रुपए है। जवाब में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट का URL भी हिंदी में कर दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत के दूसरे हिस्से जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी भाषा का विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां लोग अपने राज्य की भाषा के अलावा दूसरी भाषा अंग्रेजी को तो मानते हैं लेकिन हिंदी को ये राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर देते हैं। करना क्यों बात करना है? अभी पूछ लो करना क्यों बात करे? कर्नाटಕ ಅಲ್ಲಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಓದಬೇಕಿದ್ದು ಯಾವ ಬೇರೆ ದೇಶದವರಿಗೆ. और इनका विरोध इस लेवल पे है कि ये हिंदी सीखना भी नहीं चाहते। अब जानते हैं कि भारत में ये भाषाई संग्राम छिड़ा क्यों है। भारत में लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। वहीं देश में लगभग 7 करोड़ लोग तमिल भाषा बोलते हैं। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की व्यवस्था की गई और इसके लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन दक्षिण के राज्य और खासकर तमिलनाडु का कहना है कि उत्तर के राज्य चाहते हैं कि हम उनकी भाषा तो सीख लें लेकिन वो हमारी भाषा नहीं सीखते हैं। डीएमके तो इसे लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुकी है। 1965 में जब हिंदी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा बनाया जाना था तब डीएमके ने इसके खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था। ये इतना हिंसक था कि इस पूरे आंदोलन में 70 से 80 लोग मारे गए थे, जिसके बाद केंद्र को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। भाषा की इस लड़ाई और इस गहराई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पेश की, जिसके तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। इनमें 2 इंडियन लैंग्वेज और 1 दूसरी लैंग्वेज होगी।
फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सीखनी होगी। जहाँ तक संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन भी इसी में होगी। सेकेंड लैंग्वेज में आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी और थर्ड लैंग्वेज में अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा रखी जाएगी। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मोदी सरकार इस फॉर्मूले के जरिए उन पर जबरदस्ती हिंदी को थोपना चाहती है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में आग में घी डालने का काम किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान ने। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 फरवरी को कहा था कि तमिलनाडु सरकार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से अपना नहीं लेती तब तक उसे समग्र शिक्षा मिशन के लिए 2400 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं मिलेगी। To create a competition among the students, to create a level playing field, we have to come to a common platform. NEP is the new aspirational common platform regarding language. बस फिर क्या था? इस बयान ने एक बार फिर से लैंग्वेज वॉर के उस पुराने जख्म को कुरेद दिया जो भारत के लिए एक नासूर बन चुका था। धर्मेंद्र प्रधान के बयान के तुरंत बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। जो राज्य हिंदी को एक्सेप्ट करते हैं वो अपनी मातृभाषा खो देते हैं। केंद्र भाषा युद्ध शुरू न करे। इसके बाद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा केंद्र सरकार हमारे ऊपर हिंदी न थोपे। अगर जरूरत पड़ी तो तमिलनाडु राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। ये सिलसिला और आगे बढ़ा और तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीएम स्टालिन को स्टूपिड तक कह डाला। अन्नामलाई ने लिखा, रुपए का सिंबल तो तमिलनाडु के रहने वाले थीरू उदय कुमार ने डिजाइन किया था। वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट में इसे हटाकर मूर्खता दिखाई है। हिंदी वर्सेस तमिल की इस लड़ाई में पवन कल्याण जैसे नेता भी शामिल हैं। तमिल हिंदी रागोड़ू अंटुंटे जो खुलकर हिंदी को सपोर्ट कर रहे हैं। पवन कल्याण ने तमिल नेताओं से पूछा है कि आप तमिल फिल्मों में हिंदी को क्यों डब करते हैं, क्यों हिंदी भाषी राज्यों से पैसा मांगते हैं। असल में भारत को दो नहीं बल्कि तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है। सभी भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर कोई भारत की अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करता है तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इसकी रक्षा करने के लिए उठ खड़े होंगे। बात और भी आगे बढ़ी और हिंदी वर्सेस तमिल में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई की कमेंट भी वायरल हो गया, जिसमें सुंदर पिचाई का कहना है कि उन्हें हिंदी नहीं आती। क्या हिंदी न जानने से उनके करियर को नुकसान पहुंचा है? पार्लियामेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि बचपन में हिंदी न सीखने पर उनका मजाक उड़ाया गया। सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में हिंदी पढ़ना गुनाह है। इसकी वजह से निर्मला सीतारमण को काफी परेशानी हुई। इस बात का डीएमके सांसदों ने खूब विरोध भी किया। डीएमके सांसद कनिमोजी करुणानिधि ने दावा किया कि तमिलनाडु में तमिल भाषी तमिलों पर हिंदी थोपी गई। ये एक जन आंदोलन था जिसमें उन्होंने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम नहीं चाहते कि हिंदी थोपी जाए। ये लड़ाई अब दिनों दिन गहराती जा रही है। खास बात यह है कि जिस वक्त रुपए के सिंबल को अपनाया गया था उस समय डीएमके केंद्र में मनमोहन सरकार की सहयोगी थी, लेकिन आज उसी सिंबल को लेकर मोदी सरकार से लड़ाई हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति महाराष्ट्र जाए तो मराठी सीखेगा, तमिलनाडु जाए तो तमिल सीखे, गुजरात जाए तो गुजराती या फिर उड़ीसा जाए तो उड़िया, लेकिन हिंदी कोई नहीं सीखना चाहता क्योंकि भाई ये राज्य हिंदी के खिलाफ है। या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन चाहते हैं कि लैंग्वेज के नाम पर देश फिर दो टुकड़ों में बढ़ जाए, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान। इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुए दोनों देश 25 साल भी एक साथ नहीं रह पाए। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था कि लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान उन पर जबरदस्ती उर्दू थोप रहा है। देखते ही देखते लाखों लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। उधर पाकिस्तान ने भी अपनी जालिमता की हदें पार करते हुए जनरल टिक्का खान को खुली छूट दे दी। इसके बाद टिक्का खान ने मौत का खुला खेल शुरू कर दिया। लाखों बंगालियों को उनने भून दिया। टिक्का खान इतना जालिम था कि लोग उसे बंगाल का कसाई बुलाने लगे। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और देखते ही देखते बंगालियों ने खुद को पाकिस्तान से अलग करके अपना नया देश बांग्लादेश बना लिया और बंगाली को अपनी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। एक भाषा की लड़ाई ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। इसके अलावा यूएसएसआर में भी ऐसा हुआ। कभी दुनिया की सुपर पावर रहे यूएसएसआर को टूटने में भाषा बहुत बड़ी वजह रही थी। 1990 तक यूएसएसआर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन लोगों की उम्मीद थी कि ये वामपंथियों का सबसे बड़ा किला टिका रहेगा। लेकिन यहाँ भी रूसी, यूक्रेनी, बेलारूसी, जॉर्जियाई, आर्मेनियाई और अजरबैजानी
अजरबैजानी भाषा की लड़ाई ने यूएसएसआर को तोड़ दिया। यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस देश में चेक और स्लोवाक भाषाएं बोली जाती थी। इन भाषाओं को बोलने वालों को लगता था कि दूसरी भाषा को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इससे अंदरूनी कलह शुरू हो गई और फिर ये चेक और स्लोवाकिया दो टुकड़े में बंट गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत में हिंदी और तमिल की आजादी के बाद से ही शुरू हुई लड़ाई कब तक चलेगी? क्या कभी भारत को राष्ट्रभाषा मिल पाएगी? आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।